गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 25 जुलाई एंड कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। और शुरू करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के अपडेट से। ये हमारे नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और जो लिंक नीचे दिया हुआ है वो वर्किंग है, मैंने काफी बार उसको टेस्ट कर लिया। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट है। ये दोनों ही ऑलमोस्ट 0.4% से फॉल करे हैं मंडे के दिन, तो आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, क्या होता है मंडे के दिन अगर मार्केट फॉल करता है, मंडे मतलब सैटरडे संडे बंद था मार्केट, फिर खुला है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव चलने का एक्सपेक्टेशन बन जाता है मार्केट के साथ। अब ये पहला जो लेटर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता, ये आप आइडेंटिफाई करने के लिए रखा है यहाँ पे, ताकि आपको अगर ये देखना होगी न्यूज़पेपर के अंदर कौन सी न्यूज़ से ये हम बात करें, तो ये इस वाली फर्स्ट लेटर से आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं। मैं बाकी रीड आउट नहीं करूंगा फर्स्ट लेटर्स, आगे की न्यूज़। कंपनीज और डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग में मतलब क्या होता है? डीलिस्टिंग में आप का रूल से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो मैं आपको डीलिस्टिंग पहले समझा देता हूँ। जैसे कंपनी का आईपीओ आता है, तो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। लिस्ट हो जाती है का मतलब है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आप बायजूस के शेयर्स नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। अगर आप बायजूस शेयर प्राइस सर्च करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से वो कंपनी अभी अनलिस्टेड है। और अगर आप रिलायंस खरीदना चाहते हैं, या अगर आप उसी स्पेस के अंदर किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं जो लिस्टेड है, तो वो आप कर सकते हैं, बिकॉज वो लिस्टेड है। अब क्या होता है कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो लिस्टेड तो हो गई हैं, बट वो चाहती हैं कि यार हमारी कंपनी में अभी बहुत रिस्क है, तो हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमारी कंपनी थोड़ी डीलिस्ट हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम फालतू में रिस्क दे रहे हैं हमारे स्टॉक की वजह से, जैसे यस बैंक है वगैरह वगैरह। तो अब उसमें क्या होता है कि डीलिस्टिंग के लिए अभी क्या करना पड़ता है कि आपको रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। बुक बिल्डिंग के अंदर बेसिकली आप समझेंगे डीलिस्टिंग में हो क्या रहा है कि आप लोगों के पास आपके शेयर्स हैं, एंड डीलिस्ट करने के लिए आपको वापस खरीदना पड़ेगा कंपनी को। अब वो खरीदने के लिए आपके जो लोग हैं, जो जिनके पास होल्ड करते हैं, उनको बेचना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से बुक बिल्डिंग होती है कि उनसे पहले ऑर्डर मंगाया जाता है कि वो बेचना चाहते भी हैं या नहीं। और इसके अंदर एक रूल होता है कि आप 90% अगर आप खरीद लेते हैं अपनी कंपनी का, जो कंपनी की ओनरशिप है, तो आप डीलिस्ट कर सकते हैं उसको। तो अब होता क्या था कि 10% जो बच जाते थे लोग, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो वो थोड़े दिक्कत में आ जाते थे, क्योंकि वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, एंड वो लिक्विडिटी उसके अंदर नहीं होती थी। नाउ अब क्या हो रहा है कि अब ये एक ऐसे सिस्टम में ट्राई कर रहे हैं कि वो फिक्स प्राइस पे डीलिस्टिंग करते हैं। एक फिक्स प्राइस है, आपको उसी प्राइस पे शेयर मिलेगा। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं, नहीं बेचना तो नहीं बेच सकते। तो ये आपका फिक्स प्राइस पे भी सेटलमेंट करेंगे। रिवर्स बुक में होता था कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा नीचे करके लोग अपना या उससे थोड़ा ऊपर करके बेच देते, तो कंपनी खरीद भी लेती थी। तो उसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती थी। तो ये सेबी चीफ की आपकी ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने बताई, स्टॉक के अंदर भी इंस्टेंट सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी के टाइम पे हम T+1 देखते हैं। T+1 होना चाहिए, हमने T+2 से हमने T+1 पे मूव कर लिया। T+1 का मतलब होता है कि अगर आपने आज कोई स्टॉक बाय किया, तो आपके पैसे आज कट जाएंगे, बट आपको एक दिन बाद, यानी टी मतलब ट्रेडिंग डे, आज +1 मतलब एक और दिन, उसके बाद आपको शेयर्स मिलेंगे। तो ऐसा ये सोचने की नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट सेटलमेंट होनी चाहिए। ये हमने कवर की थी सेकंड न्यूज पहले भी, जब हमने बायजूस का देखा था कि न्यू लोन अग्रीमेंट वो लोग सेटल कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स के साथ। तो वो ये अगस्त 3 तक लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर टर्म लोन बी को वो अपना रिस्ट्रक्चर कर देंगे, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड थोड़े लंबे टाइम तक इसको कर देंगे। जैसे अगर 10 साल में रीपे करना था, तो 20 साल में करना पड़ेगा, ताकि बेसिकली इनकी थोड़ी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए। तो आप ये आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स मीट पीयूष गोयल सून फॉर ईवी सेटअप। टेस्ला आप सभी को पता है कि ईवी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को इंडिया में कितना बूस्ट मिल रहा है, ये भी आप सब जानते हैं। तो टेस्ला का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना बहुत नेचुरल है। आज के टाइम पे इनका यूएस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और बहुत सारी और कंट्रीज में, 6 कंट्रीज में टोटल फैक्ट्रीज हैं। अब इनका क्या है, ये पीयूष गोयल से मीट करना बहुत सून करेंगे, ताकि इंडिया में ईवी प्रोडक्शन को अपना सेटअप कर सके। पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल हमारे यहाँ के कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। एफपीआई रिकॉर्ड हाई इनफ्लोज इन एसई मतलब स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब, जैसे बाहर से जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब हैं, इनके अलावा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये तो हो गए एफआईआई। एफआईआई हो गया मतलब एफआईआई मतलब हो गया जैसे बाहर के म्यूचुअल फंड हो गए, यूएस का कोई म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वगैरह।
उसके अलावा जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स आप कह सकते हैं मार्केट के, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट करते हैं, जो छोटे सम में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर आते हैं। उनका देखें तो उनका इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और टोटल 12.6 बिलियन का आज उनका पोर्टफोलियो है इंडिया का, जिसके अंदर से 86% जो है इस साल आया है। सॉरी, उन्होंने इस साल 12.6 बिलियन को इन्वेस्ट किया है, जो कि उनके टोटल पोर्टफोलियो का 86% बनता है 2023 का, अगर हम देखें तो ये काफी बड़ी फिगर है। यानी कि आप 86% जो इनकी वेल्थ इंडिया में है, दैट इज 12.6 बिलियन, वो आज ही इसी साल आई है। मतलब अब देखें तो MSCI वर्ल्ड का एक इन्होंने बात की है। MSCI वर्ल्ड एक इंडेक्स है जिसके अंदर ही पूरे वर्ल्ड का एवरेज रिटर्न बताते हैं, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम जो मतलब इंडिया के इंडेक्स है, तो मैं आपको एक्चुअली इनका चार्ट ही दिखा देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 70%, अगर आप इंडिया का देखिए, 70% इंडिया का रिटर्न है। MSCI इंडिया का इस साल की बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड का सिर्फ 40% रिटर्न है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये आपका MSCI वर्ल्ड का इंडेक्स का इनका प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टोटल, ये सारी कंपनीज 44% होल्ड करती हैं पूरे MSCI के इंडिया वाले इंडेक्स का। तो इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं, वो बाकी 56% होल्ड करती हैं, वेटेज होल्ड करती हैं। और ये सेक्टर वाइज इनकी वेटेज है। अब इसके बाद शुरू करते हैं आगे ITC। अब ITC का आपको अगर नहीं पता, तो मर्जर डीमर्जर का अप्रूवल हो गया है। तो बोर्ड ने बोल दिया है बेसिकली कि वो अपने होटल बिजनेस को अलग करने वाले हैं अपनी कंपनी से। अब आपको ये ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, रिलायंस ने भी कर लिया, ITC भी कर सकता है। बट ये मार्केट ने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि ये डीमर्जर होने वाला है। उसके बावजूद भी अगर आप कल का देखें, तो कल 4% ITC गिरा है। तो 4% गिरने का मतलब है कि मार्केट स्टिल अनहैप्पी है। उसके रीजन ये है कि मार्केट ने प्रेडिक्ट ये सोचा था कि एक्सपेक्टेशन ये था कि 1:1 का डीमर्जर होगा, यानी कि 50-50% ओनरशिप रहेगा कंपनी का एंड हमारा, मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग का। बट अब इन्होंने 40% रिटेन करने की बात की है, 60% बेचने की बात की है। तो ये इस तरीके से अभी थोड़ा मार्केट मतलब डिसअपॉइंटेड है। अगर हम वैसे ITC की बात करें, तो ITC में कोई प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं है, 0% होल्डिंग है। तो उसके बावजूद भी ये 40% होल्ड करेंगे, एज अ ITC के नाम पे होल्ड करेंगे, कोई प्रमोटर के नाम पे होल्ड नहीं करेंगे। अब इसके आगे देखें तो कोटक बैंक 3.8%, ये भी लगभग 4% गिर गया कल। इसमें क्या हुआ कि वैल्यूएशन, एक तो कंसर्न है कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है इनकी। दूसरी बात कि उदय कोटक जो है वो ऑलमोस्ट रिटायर कर रहे हैं। अब ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO थे, अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में जा रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव रोल मतलब एज अ शेयर होल्डर, एक बड़े शेयर होल्डर हैं क्योंकि 11% ओन करते हैं, तो उस रोल कैपेसिटी में रहेंगे। बट ये एज अ CEO नहीं रहेंगे। अब CEO इनके बेटे बनते हैं, या फिर और कोई बनता है। तो उस हिसाब से सक्सेशन जो है, सक्सेशन मतलब होता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को सक्सेशन वैसे देना, यानी आप कह सकते हैं कि जो तख्ती देना होता है हिंदी में, तो उसका कंसर्न है कि वो अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। सेवेंथ न्यूज है आपकी, ये आपका कैनरा बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है आपका 75% से, एंड नेट प्रॉफिट IDBI बैंक का 62% से बढ़ गया है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका क्वार्टर चलता है, जैसे आपका मार्च खत्म हो गया पिछला साल, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो हर इसके क्वार्टर क्वार्टर में रिपोर्टिंग करनी होती है कंपनीज जो पब्लिक लिस्टेड है। तो अब अप्रैल मई जून में जो कंपनीज ने काम किया, उसकी आपका जो रिपोर्टिंग होती है, उसका जो स्टेटमेंट बना के देना होता है, Q1 बोलते हैं जिसको। तो Q1 की रिपोर्टिंग जो है कंपनीज, जून तक खत्म हो गया Q1, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त। तो जुलाई अगस्त के अंदर ये अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। अब आगे देखें तो बैंक्स अलर्ट कस्टमर्स ऑन फ्रॉड्स रिलेटेड टू मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स आपको पता होगा, प्रधानमंत्री योजना के अंदर मुद्रा लोन्स मिलते हैं। तो इसका देखें तो मुद्रा लोन्स में कई सारे स्कैम की बात चल रही है। कैसे स्कैम करते हैं लोग, कि जैसे अगर आप मुद्रा लोन सर्च करते हैं, तो आपको कई सारे पॉपअप दिखने को मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे या ब्राउजर पे आपने पॉपअप्स को ऑन कर रखा है, तो बहुत सारे पॉपअप होते हैं। तो अगर आप गलती से, कोई लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपको बैंक डिटेल वगैरह मांग लेते हैं वो लोग ऐसे करके, और उससे अपना फ्रॉड कर देते हैं, उससे अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रॉड होते हैं मुद्रा लोन के नाम पे। अच्छा, मुद्रा लोन मतलब ये होता है कि बहुत कम जिसकी कैपेसिटी है लोन लेने की, उसको गवर्नमेंट लोन देती है, और मतलब अकाउंट आपका नया खुल जाता है, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है वगैरह वगैरह। और इसका जो ये जो फ्रॉड हो रहा है, इसके रिलेटेड बैंक्स ने बोला है, बाकी मतलब RBI ने बोला है, कह सकते हैं कि सारे बैंक्स को अपने लोगों को बताएं, मतलब अपने कस्टमर्स को बताएं इसके बारे में, और थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं। आज की डेट में बात करें तो 408 मिलियन अकाउंट्स हैं मुद्रा लोन के अंदर,
एंड 23.2 लाख करोड़ रुपीज इन्होंने टोटल लोन दिया हुआ है इसकी फॉर्म में। गवर्नमेंट अगर ईपीएफओ देखें, ईपीएफओ मतलब ईपीएफ वाली ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफ होता है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब जैसे अगर आप एम्प्लॉय एज ए सैलरीड एम्प्लॉयर हैं तो आप अपना कुछ कुछ सैलरी का पार्ट जमा करा सकते हैं इस फंड के अंदर और आपको इंटरेस्ट के साथ वो मिलता रहेगा। 8.15% इसका इंटरेस्ट रेट कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कि पहले 8.10% था। अब आपको लग रहा होगा कि आप इसके अंदर पैसा क्यों जमा कराएंगे अपना, तो इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको कई टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप ईपीएफ में जमा कराते हैं पैसा। खान मार्केट रेंटल्स एट प्री कोविड लेवल्स। खान मार्केट आपको पता है दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली इसके अंदर खान मार्केट के अंदर जो रेंटल है, रेंटल स्पेस, वो 1500 रुपए पर मंथ पर स्क्वायर फीट पर चला गया है, जो कि प्री कोविड लेवल्स हैं। अगर हम बहुत पॉश एरियाज कंपेयर करें, जो मतलब ऐसे मार्केट वाले एरियाज हैं, शॉपिंग मार्केट वाले, तो उसमें आपका 600 से 900 चलता है मुंबई के अंदर, और 200 से 300 400 चलता है बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब स्टेट्स के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटल इंडिया का सबसे हाई ऐसे एरिया है जिसमें बेसिकली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा रेंटल कहाँ पे है, अगर आप वो कंपेयर करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।